और क्लास में कल हम पढ़ रहे थे द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध को। मैंने बताया था किस तरह ईस्ट इंडिया कंपनी मराठों के साथ मिलकर के उनसे लड़ रही थी, उनके झगड़े करवा रही थी। झगड़ा क्या था? पेशवा पद का। तो अंग्रेज रहते थे एक पक्ष में, एक पक्ष में मराठे। जो मराठों में विद्रोह में पहुंच जाता था अंग्रेज उससे हाथ मिला लेते थे, बड़े चालू थे। तो होलकरों ने, मैंने बताया था ना कल, जब सन 1800 में क्या हो गई थी, नाना फडणवीस की मौत हो गई। तो नाना फडणवीस ने बड़े अच्छे से बांधे हुआ था मराठों को, है ना। लेकिन नाना फडणवीस की मौत के बाद क्या हुआ, सारे मराठे बट गए। जैसे मैंने बताया सिंधिया अलग हो गए, गायकवाड़ अलग हो गए। ऐसी इंदौर में कौन हुए? होलकर। ओके। तो होलकरों ने, जो बाजीराव द्वितीय थे उस समय गद्दी पर, उसको गद्दी से हटा करके किसको गद्दी पर बिठा दिया? विनायक राव को गद्दी पर बिठा दिया। नोट करेंगे। होलकरों ने बाजीराव द्वितीय को गद्दी से हटाकर विनायक राव को गद्दी पर बिठा दिया। तो बाजीराव द्वितीय गद्दी से हट गया। तो बाजीराव द्वितीय के ही पिता थे रघुनाथ राव। रघुनाथ राव भी गया था अंग्रेजों के पास, तो ये भी अंग्रेजों के पास गया मदद मांगने। बोला जी आप मेरी साथ दो। ईस्ट इंडिया कंपनी के पास गया और 1802 में उनसे बसीन की संधि की। क्या करी उनसे? बसीन की संधि की कि मैं आपको बसीन क्षेत्र जो हमारे अधीन है 1739 वो आपको दे दूंगा। तो भैया बात क्या बनती है? अंततः युद्ध होता है। इस क्या होता है? युद्ध के बाद बाजीराव द्वितीय ही फाइनली आपका क्या बोलेंगे, विजयी होता है और राजापुर घाट की संधि अंत में होती है। ठीक है। ऐसे ही आपको एक छोटा सा की पॉइंट याद रखना है। तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध कब से कब तक हुआ? 1817 से 1818 हुआ। पुणे की संधि 1818 में हुई। और यहां इन्होंने क्या किया? यहां अंग्रेजों ने क्या किया? कौन है इस समय गद्दी पर? मैंने क्या बोला? बाजीराव द्वितीय वापस से आ गए। ओके। तो बाजीराव द्वितीय आ गया तो 1818 में अब अंग्रेज फिर से भिड़ गए किससे? बाजीराव द्वितीय से ही। और क्या बोलते हैं इससे देखेंगे। पुणे की संधि हुई। इस युद्ध को खत्म होने के बाद 1818 में बोले पेशवा पद अब नहीं रहेगा, पेशवाई खत्म है। और ये जो व्यक्ति है बाजीराव द्वितीय, लिखना, पेशवा पद खत्म किया और बाजीराव द्वितीय को क्या बोलेंगे भैया? पेंशनर बना देंगे। और बाजीराव सेकंड को, बाजीराव सेकंड को बिठुर, बिठुर, बिठुर से मतलब क्या है? कानपुर। कानपुर, बिठुर, कानपुर भेज दिया। दक्षिण से उत्तर में भेज दिया। बोले दक्षिण में तुम रहोगे ही नहीं, उत्तर में जाके रहो। बाजीराव सेकंड को बिठुर पेंशन देकर भेज दिया। पेंशन देकर भेज दिया। कोई दिक्कत भैया? कहां भेज देते हैं इनको? पेंशन दे करके भेजते हैं। और ये कौन व्यक्ति है? बाजीराव द्वितीय। और बाजीराव द्वितीय की फिर मौत हो जाएगी। ठीक है, तो याद रख लेना। जहां 1853 में बाजीराव सेकंड की मौत हो गई। बाजीराव सेकंड की मौत हो गई। पेंशन देकर के भेजा था। अब इनके अपना बेटा नहीं है बाजीराव द्वितीय के। बाजीराव द्वितीय के अपना बेटा नहीं था, लेकिन बाजीराव द्वितीय का गोद लिया हुआ बेटा है, का दत्तक पुत्र। दत्तक पुत्र कौन है इनका? धौंदू पंत। क्या बोलेंगे? धौंदू पंत। और धौंदू पंत जिसको हम इतिहास में किसके नाम से जानते हैं? नाना साहेब के नाम से जानते हैं। तो अब दरअसल में उत्तराधिकारी कौन हुआ? धौंदू पंत हुआ। तो जो पेंशन मिलनी चाहिए वो पेंशन किसको मिलनी चाहिए? क्या बोलेंगे? जो पेंशन मिलनी चाहिए एक कह रहा जी रिकॉर्डिंग क्लास है, बाल कटे हुए हैं। भैया मैंने बाल कटवा लिए मेरे दोस्त, कल से देखा नहीं है तुमने। चलो चलो चलो, बहुत शानदार। एक कह रहा जी आपने मराठा युद्ध जीडी में क्या बताया था? 1739 से 92। अरे यार हद होती है किसी चीज की। मेरे मालिक, मेरे भगवान, किसी चीज की हद होती है।
1739 से 92, उसने युद्ध की इतने लंबे युद्ध चलते होंगे कहीं, जरा सोचो तो सही, 39 से 92 कैसे लिख सकता हूँ है। यहां बताओ भैया, तो क्या बोलेंगे, 1853 में बाजीराव सेकंड की मौत हो गई, इसका दत्तक पुत्र है धौंधू पंत। तो पेंशन किसको मिलनी चाहिए थी, धौंधू पंत को, जो उस समय कानपुर में है। ओके, लेकिन अंग्रेजों ने पेंशन भी बंद कर दी, और यही पेंशन बंद करने का कारण होगा कि 1857 के संघर्ष में ये भी भाग लेंगे। उधर झांसी की रानी, उनके भी तो दत्तक पुत्र होगा दामोदर राव, तो उनको अंग्रेज राज्य हड़प नीति के तहत डलहौजी हड़पना चाहेगा, तो वो भी 1857 के संघर्ष में भाग लेंगे। तो ऐसे 58 से 57 का संघर्ष फूटा। समझ पा रहे हैं थोड़ा बहुत, 1857 का जो संघर्ष हुआ ये बहुत सारे लोगों की नाराजगी की वजह से हुआ, जिसका एकदम से कारण क्या होगा, जब बैरकपुर छावनी में एक कारतूस की खबर आ जाएगी, सुअर और गाय की चर्बी के कारतूस की। ओके, बहुत बढ़िया, चलो आगे आएंगे। एक कह रहा सेकंड आंग्ल मराठा युद्ध बता दो। अरे मेरे यार, सेकंड कल बता तो दिया, 1803 से 1806। बेटा कल की क्लास क्यों नहीं करी थी, हैं? जब पिछली क्लास नहीं करोगे तो अगली क्लास में क्या समझ में आ जाएगा, बताओ मुझे जरा। नहीं आएगा ना कुछ भी, खुद ही बताओ, क्या आ जाएगा कुछ भी समझ में? भैया जी बिल्कुल नहीं आएगा। बहुत बढ़िया। एक कह रहा जी, नवीन सर की नई वाली वाइफ ने कहा है बाल छोटे रखिए। नई वाली वाइफ, देखो इसकी बात, जैसे मेरी 10 15 20 पत्नी पहले हैं, नई वाली वाइफ तो पुरानी वाइफ ने नहीं कहा था, नई वाइफ ने कह दिया जी। अरे यार क्या बोलते हो। चलो आगे शुरू करेंगे। आज शुरू करते हैं हम बंगाल के नवाबों के बारे में। भैया मैं आपको क्रम से बताता जा रहा हूं अंग्रेजों की स्थिति। बंगाल के नवाब, क्या बोलोगे? बंगाल के नवाब हम पढ़ने वाले हैं। कहते नहीं तुझे नवाब बना दूंगा, खेलोगे कूदोगे, क्या बोलते हैं, बनोगे खराब, उल्टी कहावत है, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। तो नवाब बनाने की बात है। तो ये नवाब दरअसल में कौन है, ये बंगाल के नवाब थे। तो याद है मैंने आपको कर्नाटक में किस तरह अंग्रेजों ने चाल चली, है ना, मैसूर जो मैंने आपको बताया, और आपने देखा कर्नाटक को उन्होंने जीता, मैसूर को उन्होंने जीता, और आपके साथ में उन्होंने किसके साथ, मराठों के साथ भी उन्होंने कामयाबी पा ली, यानी दक्षिण को कंट्रोल करते जा रहे अंग्रेज। अब आती है बात बंगाल की, और बंगाल में जैसे जैसे अंग्रेज जीतेंगे तो अंग्रेजों का जो व्यापार चल रहा था ना, उस व्यापार से ये लोग ताकत की तरफ कन्वर्ट हो जाएंगे। बिजनेस तो ये कर रहे हैं अब तक, लेकिन अब ये धीरे धीरे जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है, प्रशासनिक शक्ति है, उसको भी अपने कंट्रोल में ले लेंगे। कब? जब बंगाल में ये लोग जीतते जाएंगे। तो बंगाल के नवाबों में शुरू करते हैं, बंगाल के पहले नवाब से। पहला नवाब है कौन? मुर्शिद कुली खां। मुर्शिद कुली खां, मुर्शिद कुली खां। और मुर्शिद कुली खां दरअसल में कौन था? ये सन 1700 की बात बता रहा हूं, 1700 में बंगाल का दीवान बना था। कौन बना था ये? 1700 में बंगाल का दीवान। 1700 में दिल्ली की गद्दी पर कौन था, फटाफट से बताएं। तो इसको जो दीवानी दी गई, यानी कि राजस्व इकट्ठा करके, टैक्स इकट्ठा करके ये दिल्ली पहुंचाएगा, इस समय 1700 में कौन था? औरंगजेब था। औरंगजेब ने क्या किया? इसको दीवान बनाया था। औरंगजेब ने बंगाल का दीवान बना। किसने बनाया था भैया? औरंगजेब ने इसको बंगाल का दीवान बनाया था, ये बात कभी भूलनी नहीं है। 1707 में क्या हो गया था? सॉरी, 1707 में क्या हो गया था? औरंगजेब की मौत हो गई थी। औरंगजेब की मौत हो गई थी। औरंगजेब के बाद में गद्दी पर कौन आया था, बताना जरा। औरंगजेब का बेटा। तो औरंगजेब की मौत हो गई, तो औरंगजेब का एक बेटा था, जानते हो ना, औरंगजेब का एक बेटा जो गद्दी पर आया। बेटे तो और भी थे उसके। तो औरंगजेब का एक बेटा था बहादुर शाह प्रथम, जो उसके बाद गद्दी पर आया था। बहादुर शाह प्रथम के भी बेटे थे।
तो बहादुर शाह प्रथम के बेटे की बात करते हैं तो औरंगजेब का पोता है एक, औरंगजेब का एक पोता था और औरंगजेब के पोते का नाम है अजीमुस्सान। चार भाई थे, अजीमुस्सान, फलीमुस्सान, सबके नाम उस्सान उस्सान। तो अजीमुस्सान ने क्या कहा, इसने बोला कि भाई औरंगजेब ने ही तो बनाया तू बंगाल का दीवान 1700 में, अब तो औरंगजेब नहीं रहा, तो एक काम कर बंगाल की दीवानी मुझको दे दे। क्या बोला, बंगाल की दीवानी मुझको दे दे। तो याद रख लेना, औरंगजेब की मौत के बाद 1707 में औरंगजेब की मौत के बाद अजीमुस्सान और मुर्शिद कुली खां के बीच विरोध हुआ, मुर्शिद कुली खां के बीच विरोध हुआ और राजधानी हुआ करती थी उस समय बंगाल की ढाका। तो इस विरोध में मुर्शिद कुली खान ने इस बात को मानने से इनकार कर दिया, और इनकार कर दिया तो राजधानी अपनी अलग बना ली। और राजधानी कहाँ ले जाता है, 1707 में ही, याद रख लेना, मुर्शिद कुली खां, याद रखना, मुर्शिद कुली खां ने राजधानी ढाका से मकसूदाबाद, मकसूदाबाद, मकसूदाबाद यानी पुराना नाम था मकसूदाबाद, और इसने इसका नाम भी बदला, मकसूदाबाद का नाम क्या कर लिया इसने, मुर्शिदाबाद। तो एग्जाम्स में हमेशा मुर्शिदाबाद आता है, मुर्शिदाबाद बना ली। राजधानी कहां बना लेता भैया, मुर्शिदाबाद, इसने अपनी राजधानी बना ली। और यहीं इसने क्या काम किया था, देखो जो मुगल थे ये सब लोग मुगलों के अधीन थे, तो सीधी सी बात है, जो टैक्स इकट्ठा करते थे, जो जमीन से टैक्स आता था, उस टैक्स को ये कहाँ भेजते थे, दिल्ली भेजते थे सभी लोग। और दिल्ली जब टैक्स जाता होगा, एक बात समझो, तो ये राजा जो टैक्स भेज रहा यही मना कर दे तो टैक्स नहीं पहुंचेगा। तो इसने नजराने तो देता रहा और ये वार्षिक कर भी देता रहा मुगल सम्राट को, मतलब हर साल टैक्स देता था। कौन, दिल्ली की गद्दी को, यानी जो मुगल सम्राट था उसको। ठीक है भैया, फिर ऐसे चलता रहता है आगे। 17 बहादुर शाह प्रथम का भी समय चला जाता है। 1717 में आ जाता है आपका कौन भैया, 1713 से 19 पर कौन था दिल्ली की गद्दी पर, फर्रुखसियर। याद है इसने, फर्रुखसियर ने अंग्रेजों को क्या दस्तक जारी कर दिया था, सूरत, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, जो मैंने बताया था। 1717 में फर्रुखसियर क्या कहता है, व्यापार के अधिकार तो दे दिए थे अंग्रेजों को। फर्रुखसियर ने मुर्शिद कुली खां को, मुर्शिद कुली खां को सूबेदार बनाया, बंगाल का सूबेदार है, सूबेदार बंगाल बनाया। क्या बोलता है इससे, अब आप बंगाल के सूबेदार बन जाएंगे। ठीक है, 1717 में, किसके समय, फर्रुखसियर ने बनाया था भैया, याद रखना किसने, फर्रुखसियर ने। 1719 में इसने क्या किया, जो उड़ीसा की दीवानी थी वो भी प्राप्त कर ली, उड़ीसा को बंगाल में मिला लिया। किसने, मुर्शिद कुली खां ने। इसकी दीवानी भी लेकर इसको भी प्राप्त कर लिया। ये भी किसके टाइम पर, फर्रुखसियर के टाइम पर, क्योंकि फर्रुखसियर कब से कब तक था, 1713 से लेकर के 1719 तक। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, वेरी गुड। 1719 में उड़ीसा को इसने क्या कर लिया, बंगाल में मिला लिया, और बंगाल में मिला लिया तो यहां इसने शुरू की थी इजारेदारी, इजारेदारी प्रथा का जनक। कौन है इजारेदारी प्रथा का जनक, मुर्शिद कुली खां, मुर्शिद कुली खां को ही पढ़ रहे हैं हम। तो आप लोग कहेंगे जी इजारेदारी प्रथा दरअसल में भैया जी क्या हुआ करती थी। इजारेदारी प्रथा की अगर मैं बात करता हूं आप लोगों से, इजारेदारी प्रथा की अगर मैं बात करता हूं आप लोगों से भैया, तो इजारेदारी प्रथा में क्या होता था, बोली लगती थी जमीन की। ठीक है, जमींदार क्या लगाते थे, बोली। हाँ भाई आप कितने रुपए दोगे साल के टैक्स के, बाबूजी मैं 5 रुपए दूंगा। हाँ भाई तू बता, 6 रुपए,
ऐसा बोली लगती है ना, तो इजारेदारी प्रथा यही थी, जो ज्यादा ऊंची बोली लगाता था उसको जमीन का एक पट्टा मिलता था। तो पट्टे पर जमीन को मिलना, इसको हम बोलते हैं इजारीदारी प्रथा। सर जी आज आपकी मंगनी है। हाँ बेटा आ जाना दावत में, आज मंगनी है। मंगनी के दिन ही क्लास ले रहा हूं आपकी। शादी पर छुट्टी नहीं लेने दो मुझे, ठीक ठाक छुट्टी लेंगे जब मेरी शादी होएगी ना, कम से कम 1-2 महीने की। ठीक है आ गया हो, क्या बोलोगे? 1719 में उड़ीसा को बंगाल में मिला लिया और इजारेदारी प्रथा को शुरू कर दिया। ये सब किसने किया था? मुर्शिद कुली खान ने। दूसरा कौन है? सुजाउद्दीन। बंगाल का दूसरा नवाब लिखो भैया, सुजाउद्दीन। पूरा नाम था सुजाउद्दीन मोहम्मद खान। सुजाउद्दीन मोहम्मद खान। और ये कब से कब तक रहा? 1727 से लेकर के 39 तक। मैंने उसका कार्यकाल बताया था आपको, 1700 से 1727 नहीं बताया था, सॉरी सॉरी सॉरी, रियली सॉरी। इसका कार्यकाल लिख लेना भैया, 1700 से लेकर के 1727 तक। 1700 से लेकर के 1727 तक, जिसमें मैंने आपको बताया 1700 में क्या कर दिया इसने? 1700 में तो ये बना क्या? नियुक्त किया गया। सर जी दिल्ली पुलिस का लोगो चेंज हो गया है क्या? हाँ भैया लोगो चेंज हो गया। उसमें क्या कर दिया गया है? इंडिया गेट को बना दिया गया है अशोक स्तंभ की जगह पर। चलो नेक्स्ट आगे आएंगे। तो सुजाउद्दीन मोहम्मद खान ये दूसरा है। कौन है? दूसरा नवाब है। इसने क्या किया था? 1732 में बिहार को भी बंगाल में मिला लिया। उड़ीसा तो पहले ही मिल गया था, बंगाल को मिलाया। बहुत बच्चा यहां से नवाबों से जो क्वेश्चन आते हैं ना, वो मैं आपको अपना बता दूंगा कहां से महत्वपूर्ण प्रश्न आता है। तो बिहार को बंगाल में मिलाया। किसने मिलाया? बंगाल में सुजाउद्दीन मोहम्मद खान ने मिलाया। और बिहार का उप सूबेदार बनाया अलीवर्दी खां को। कहते हैं यही इसकी गलती हुई। बिहार का उप सूबेदार कौन था? अलीवर्दी खां। अलीवर्दी खां को बनाया। सबसे मजबूत रहेगा नवाबों में अलीवर्दी खान। कौन रहेगा? अलीवर्दी खान। चलो भाई क्या बोलेंगे? 1732 में बिहार को बंगाल में मिलाया। सर जी खास बात क्या थी? बच्चे खास बात नहीं होती है, खास बात नहीं होती है किसी में कि मुर्शिद अली खान को क्यों बनाया। दरअसल में चाटुकारिता और ये संबंधों का राग होता है ना। जरूरी थोड़ी हर किसी में कुछ खास बात होती है। केंद्रीय मंत्रिमंडल में क्या जो नेता हैं सारे कामयाब हैं? तो मंत्रिमंडल मिले हुए हैं ना, तो किस वजह से मिले हुए हैं? घनिष्ठ संबंधों की वजह से मिले हुए हैं। तो सजाउद्दीन मोहम्मद खान 1732 में बिहार को बंगाल में मिलाया और वहां उप सूबेदार किसको बना देता है? आपका अलीवर्दी खान को बनाया। तीसरा आया आपका सरफराज खान। और जो ये इजारेदारी प्रथा है ना, यहां एक बात याद रख लेना, इजारेदारी प्रथा मतलब मैंने बोला पट्टे दिए जाते थे जमीनों के लिए बोली लगा करके। तो यही किसानों की आय बढ़ाना इनका उद्देश्य था, जिसको इतिहासकारों ने तकावी ऋण का नाम दिया। कि तकावी ऋण किसने प्रदान किया था? बंगाल के किस नवाब ने तकावी ऋण प्रदान किया? तो मुर्शिद कुली खान ने प्रदान किया तकावी ऋण। ओके, तो यहां बात आती है तीसरा सरफराज खान। सरफराज खान, सरफराज खान 1739 से लेकर के 1740। इसी को हम हैदर क्या बोलते हैं? हैदर जंग के नाम से जानते हैं। हैदर जंग किसको कहा जाता है? लिख लेना, हैदर जंग उपाधि सरफराज खान की है। लेकिन 1740 में क्या हुआ? यहां गिरिया का युद्ध हो गया। गिरिया का युद्ध। गिरिया का युद्ध कैसे हुआ? अलीवर्दी खान था बिहार में उप सूबेदार, लेकिन ये अलीवर्दी खान के अंदर मनसा आ जाती है किस बात की? कि भाई बंगाल की गद्दी पर तुझे होना चाहिए, वास्तविक शासक तू है। वास्तविक कैसे? मतलब शक्तियों में खुद को ये श्रेष्ठ समझता था। तो गिरिया के युद्ध में कौन कौन आ गया सरफराज खान के विरोध में?
1740 में हुआ तो अलीवर्दी आया। और उस समय बंगाल का सबसे रईस आदमी कौन था? अलीवर्दी खां। अलीवर्दी खां का साथ दिया किसने? आपका जगत सेठ ने। उस समय के बंगाल का बड़ा बैंकर मानो इसको। ये ऐसे बंगाल के नवाबों में ये बीच में छेड़ाखानी करता रहता था, पैसे का इन्फ्लुएंस इसका ज्यादा था। जगत सेठ और हाजी अहमद, ये दो व्यक्ति हैं जिन्होंने षड्यंत्र रख करके मदद की थी सबसे ज्यादा अलीवर्दी खां की। तो अलीवर्दी खां फिर गद्दी पर आ जाता है। चौथा नवाब कौन हुआ? आपका अलीवर्दी खां। सबसे योग्य आप नवाब बोल सकते हैं अलीवर्दी खां को। 1740 से 56 तक रहा अलीवर्दी खां। जो मुगल शासन को भेंट जाती थी ना, अब आप सोच सकते हैं जी 1740 में कौन होगा मुगल शासक? रंगीला। कौन था? रंगीला होता था। बुलाएंगे बेटा, विवेक सिंह दावत में बुलाएंगे, मेरे दोस्त मेरे टाइगर जरूर बुलाएंगे। अलीवर्दी खां। तो बंगाल के नवाब जो थे ये सारे के सारे मुगलों को क्या भेजते थे? पैसा भेजते थे। क्या भेजते थे? पैसा भेजते थे। एक कह रहा सर जी मंगनी क्या होती है? अब यार भाई कहां कहां से आए हो तुम, लहटू से हैं, टेढ़ी टेढ़ी शकलों के। अलीवर्दी खां 1740 से 56 तक ये रंगीला के टाइम में था, ठीक है। रंगीला को 2 करोड़ रुपए देकर, मुंह पर मारे रंगीला के, मुंह पर नहीं मतलब दिए, 2 करोड़ रुपए देकर देकर क्या बोलेंगे इसको, ऑफिशियल नवाब बनाए, देकर आधिकारिक घोषणा करवाई। क्या करवाई? एक आका डंडा ज्यादा हो गया। आधिकारिक घोषणा करवाई, मतलब घोषणा पत्र जारी किया था रंगीला ने, जारी करवाई कि मैं वास्तविक नवाब हूं। तो आपसे कोई पूछे आधिकारिक नवाब कौन बना पहला, तो पहला कौन बोलोगे कि भाई उन्होंने बनाया था, उसको सूबेदार बनाया था, वो खुद को स्वतंत्र कर लेता है। कौन? मुर्शिद कुली खां। लेकिन मुगलों ने कभी नहीं कहा, मुगलों ने कभी नहीं कहा कि ये वास्तविक नवाब है। मुगलों ने कभी बाकी को नवाब नहीं स्वीकार किया। किसको नवाब स्वीकार किया? सबसे पहले अलीवर्दी खां को। और किसके चलते हुए? पैसे के चलते हुए, क्योंकि इसने 2 करोड़ रुपए दे दिए। लेकिन अगले 16 सालों में इसने मुगलों को नजराना नहीं भेजा, गिफ्ट नहीं भेजे, जो आपका एनुअल टैक्स होता था, वार्षिक कर नहीं भेजा। तो वो कौन सा नवाब था जिसने मुगलों को नजराना देना बंद कर दिया, गिफ्ट देना बंद कर दिया? तो वो कौन है? वो अलीवर्दी खां। लिख लेना। इसने मुगलों को भेजे जाने वाले नजराने, गिफ्ट्स जाते थे, टैक्स जाता था, मुगलों को नजराना बंद कर दिया। जो आपका एनुअल टैक्स जाता था, कर को भी इसने बंद कर दिया। किसके द्वारा किया गया? अलीवर्दी खान के द्वारा किया गया। लेकिन इस अलीवर्दी खान ने क्या फेस किया था? इसके समय पर मराठों ने युद्ध किया। मराठे आ गए इधर कूच करने, क्योंकि अभी देखो 1761 मराठे कब कमजोर हुए? पानीपत के तीसरे युद्ध से। यानी पानीपत का तीसरा युद्ध अभी हुआ नहीं है, मराठे बहुत मजबूत है, बहुत गति से फैल रहे हैं। इसके समय मराठों का आक्रमण हुआ, रघुजी भोसले ने किया था। इसके समय मराठों का आक्रमण हुआ, और जो ये मराठों का आक्रमण इसके समय पर हुआ तो ये बड़ा कमजोर साबित हुआ इसमें। और इसने क्या काम करा? उड़ीसा मराठों को दे दिया, और संधि की थी रघुजी भोसले से, उड़ीसा मराठों को दे दिया। जो उड़ीसा किसने मिलाया था 1719 में? 1719 में उड़ीसा किसने मिलाया था? मुर्शिद कुली खान ने मिलाया था बंगाल में। तो ये उड़ीसा को किसे दे देता है? मराठों को दे देता है, और मराठों से संधि करता है। क्या? मराठों से संधि करके उड़ीसा मराठों को दिया, संधि की उनसे, और संधि में क्या बोलता है उनसे? संधि में बोलता है 12 लाख रुपए। क्या बोलता है? 12 लाख रुपए वार्षिक चौथ आपको भेजता रहूंगा मैं, 12 लाख रुपए।
वार्षिक चौथ मैं आपको भेजता रहूंगा। ठीक है, और उड़ीसा दे दिया। किससे की थी ये संधि इसने? रघुजी भोसले, रघुजी भोसले से ये संधि इसने की थी। कोई दिक्कत भैया? रघुजी भोसले से। अब बात आती है जो अलीवर्दी खान है इसका बेटा था या नहीं था? अब अलीवर्दी खान का दरअसल में बेटा नहीं था। क्या लिखेंगे? इसके भैया कोई बेटा नहीं था। अरे यार बोर्ड नहीं चल रहा है। अलीवर्दी खान के लिखना भैया, क्या बोलूंगा मैं? कोई बेटा नहीं था, कोई पुत्र नहीं था। तो पुत्र नहीं था तो पुत्री थी? हाँ। कोई पुत्र नहीं था तो अपनी छोटी बेटी जिससे ये प्रेम करता था, अपनी छोटी बेटी के पुत्र। ब्लड रिलेशन पढ़ते हो ना, तो बताओ सिराजुद्दौला क्या लगा? अलीवर्दी खां का सिराजुद्दौला क्या लगेगा फिर? अपनी छोटी बेटी के पुत्र सिराजुद्दौला को बंगाल का नवाब घोषित किया। बंगाल का नवाब घोषित किया। तो सीधी सी बात है, क्या एक ही बेटी थी? और भी बेटी थी। घसीटी बेगम भी इसी की बेटी थी एक। तो दूसरी जो बेटी है वो तो चिढ़ जाएगी ना कि मेरा मेरा बेटा क्यों नहीं बनाया। समझते हो, रिश्तेदारी वाला मैटर है। चलो, हाँ वंशानुगत होते थे अलीवर्दी खां के टाइम से। यहां देखो, कोई पुत्र नहीं था, अपनी छोटी बेटी के पुत्र सिराजुद्दौला को बंगाल का नवाब घोषित किया। तो अब गद्दी पर कौन आ जाता है? गद्दी पर कौन आएगा आपका? सिराजुद्दौला। तो याद रख लेना, अलीवर्दी खां का एक स्टेटमेंट है। अलीवर्दी खां का कथन था एक। क्या कथन था? उसका कथन था कि जो ये यूरोपीय हैं, यूरोपियों को उसने किससे तुलना की थी? मधुमक्खी से। यानी अंग्रेजों की तुलना किससे की थी उसने? मधुमक्खी से। उसने कहा था कि ये मधुमक्खियां हैं, इनको अगर नहीं छेड़ोगे तो ये शहद देंगी, और अगर इनको छेड़ोगे तो ये काटेंगी। है ना? तो ये किसका कथन था? ये था अलीवर्दी खां का। तो मतलब ये चाहता था कि इनको छेड़ो ही मत, जैसे हैं इनको ऐसे ही रहने दो। कोई जरूरत नहीं है ना इन पर विश्वास की, ना इन पर धोखा देने की, इनसे दूर रहो तो ज्यादा अच्छे हैं। फिर कौन आ जाता है भैया? मैंने क्या बोला? इसका क्या लगेगा? देवता लगेगा। बहुत बढ़िया, नाना बता रहे हैं। मैंने पूछा था सिराजुद्दौला क्या लगेगा? अब तुम्हारा ब्लड रिलेशन जो है वो खराब है। अरे जो पहले आता है उसी को तो बताओगे सिराजुद्दौला नाना कैसे लग जाएगा? सिराजुद्दौला तो दोहिता लगेगा। क्या बोलते हैं? दोहिता, देवता जिसको हम बोलते हैं। पगलुओ। तो अलीवर्दी क्या होता है? अलीवर्दी के बाद में फिर आता है आपका सिराजुद्दौला। नेक्स्ट कौन है? सिराजुद्दौला। 1 वर्ष के लिए सिराजुद्दौला 1756 से लेकर के 1757 तक। ठीक है, मैंने क्या बताया? तो इसका विरोध किसने किया होगा? इसकी मौसी ने। इसकी मौसी कौन थी? घसीटी बेगम। घसीटी बेगम चाहती थी सिराजुद्दौला ही क्यों, वो तो छोटी लड़की का है। बड़ी बहन थी उसकी घसीटी बेगम। घसीटी बेगम इसका विरोध करती है। सिराजुद्दौला जब गद्दी पर बैठा था तो सिराजुद्दौला का विरोध किस किसने किया था? घसीटी बेगम ने बहुत सारे लोग अपने साथ मिला लिए। तो जो विरोध किया इसने, प्रमुख किसका नाम आता? घसीटी बेगम। मौसी थी इसकी। बूढ़ी औरत चाहती थी इसका बेटा बैठना चाहिए, लेकिन मिर्जा उस सॉरी क्या अलीवर्दी खान ने सिराजुद्दौला को तय किया था। मीर जाफर भी इनके विरोध में शामिल था। राय दुर्लभ, ये उस समय के प्रभावशाली लोग थे बंगाल के। जगत सेठ था, जगत सेठ। अमीचंद था, अमीचंद सराय, अमीचंद, ये लोग शामिल हो गए। और कौन था? शौकतगंज।
ये शौकतगंज ही है किसका बेटा? घसीटी बेगम का बेटा, घसीटी बेगम का पुत्र शौकत अली, शौकत अली के नाम से भी जानते हैं। अशरफ अली, अशरफ अली, अशरफ अली। बेचारा सनी देओल तुमने बैन करवा दिया पाकिस्तान में है। काफिर हो। बोलो एक बार। शौकतगंज। वो तो एक ही गदर आई है, 2-3 गदर आ जाती ना, गदर 1, गदर 2, गदर 3, गदर 4। तो ऐसा ही वो ये कहते भैया एक काम करो, थोड़े से पल्ली शिफ्ट हो रहे हैं हम ईरान इराक की तरफ को, हम छोड़ के जा रहे हैं इसे थोड़ा सा। शौकत अली, शौकतगंज, ठीक है। तो सिराजुद्दौला का विरोध ये लोग करते हैं, लेकिन सिराजुद्दौला क्या करता है, इनसे कहता है मैं करवाऊंगा तुम पे विरोध। 1756 में सिराजुद्दौला ने लड़ा अपने विरोधियों से मनीहारी का युद्ध। क्या लड़ा? मनीहारी वॉर हुआ। और मनीहारी वॉर में क्या हुआ? शौकतगंज मारा गया, मतलब विरोधियों की आस टूट गई। शौकतगंज, शौकत अली मारा गया। तो वो तो विरोध कर रहे थे इसको बिठाने के लिए, तो ये सब बंद हो गए। अच्छा, मैंने बताया ये वर्ष जो चल रहा है इसको ध्यान में रखते हुए आप बोलो इस समय भारत की स्थिति क्या होगी और दुनिया में क्या चल रहा था। तो मैंने बताया था 1756 में चल रहा था आपका सप्तवर्षीय युद्ध, 1756 से 63। तो फ्रांसीसी और अंग्रेज आपस में दुनिया में जहां कहीं थे वहां पर झगड़ा कर रहे थे। झगड़ा कर रहे थे तो ये क्या बोलता है सिराजुद्दौला, इनसे बोलता ओए बंगाल में जो तुम हो ना फ्रांसीसी और अंग्रेज चू मत कर देना, हम हैं यहां। सिराजुद्दौला ने कहा उनसे। तो मतलब दरअसल में वो लोग जो अपनी किलेबंदी कर रहे थे, किलेबंदी फ्रांसीसी, जैसे फ्रांसीसियों के अधिकार में उस समय बंगाल में था चंद्रनगर, तो वो वहां की किलेबंदी कर रहे थे। किलेबंदी मतलब जो उनके गोडाउन वगैरह थे उनको किलेबंद करके सुरक्षित कर रहे थे, ताकि कल कोई हमला करे, आक्रमण करे तो उसका जवाब दे सके। ऐसे ही अंग्रेज कर रहे थे फोर्ट विलियम कॉलेज पर कोलकाता में, वो लोग अपनी किलेबंदी करने लग रहे थे। तो फरमान गया सिराजुद्दौला का कि भाई ये जो चल रहा है ना किलेबंदी का कार्यक्रम, ये बंद करना होगा। क्या चल रहा था इस समय? 1756 से 63 तक क्या बताया था कल मैंने आपको? सप्तवर्षीय युद्ध, सप्तवर्षीय युद्ध। तो अपने आप को मजबूत करने में लग रहे थे फ्रांसीसी और अंग्रेज। तो इसने क्या बोला, फ्रांसीसियों और जो अंग्रेज थे, और अंग्रेजों को फ्रांसीसियों और अंग्रेजों को किलेबंदी से मना कर दिया। अब फ्रांसीसी तो कमजोर से थे, नालायक भी ज्यादा नहीं थे। किलेबंदी को नहीं, अंग्रेजों को किलेबंदी बंद करने के आदेश, बोला बंद कर दो भाई। और जब ये आदेश दिए तो फ्रांसीसी क्या बोले, फ्रांसीसी मान गए। अंग्रेज काय को मान रहे? काम चला रहे फोर्ट विलियम कॉलेज में, अरे कर लो किलेबंदी, इतने सिराजुद्दौला आएगा, इतने तैयार कर दो, फरमान ही तो आया, क्या दिक्कत आ रही है। सिराजुद्दौला पहुंच गया सेना लेकर के, फोर्ट विलियम की दीवारें तोड़ी, अंदर एंटर कर गया, और यही हुई थी आपकी जून 1756 में, जून 1756 में। डेट मुझे याद नहीं एग्जैक्ट, शायद 20 जून है। देखना एक बार रजनीश इसकी ब्लैक होल घटना की डेट, एग्जैक्ट डेट मेरे याद नहीं है बच्चे, आप बताओ, आप लोग बताओगे, शायद 20 जून है, मुझे 20 जून का ध्यान है। जून 1756 में क्या हुई? ब्लैक होल घटना हुई, काल कोठरी की घटना जिसको हम कहते हैं, ब्लैक होल घटना क्या बोलते हैं इसको? 20 जून ही है, ठीक है। काल कोठरी की घटना 20 जून ही है भैया, कोई दिक्कत नहीं। 20 जून 1756 को काल कोठरी की घटना हुई। और इस काल कोठरी की घटना में क्या हुआ, सिराजुद्दौला पहुंच गया फोर्ट विलियम कॉलेज, और फोर्ट विलियम कॉलेज में जो अंग्रेज यहां काम कर रहे थे दाब लिया इनको, और एक कोठरी में बंद कर दिया। 18 बाई 14 फुट की कोठरी थी, 146 लोग बंद कर दिए, 146 लोग क्या कर दिए? बंद कर दिए। और 146 लोग पूरी रात बंद रहे, सुबह तक 23 कितने बचे? 23 जिंदा बचे। सुबह तक कितने? 123 मर गए।
कम जगह में ज्यादा लोग ठूस दिए। कुछ इतिहासकार इस बात को मना करते हैं, बहुत सारे भारत के इतिहासकारों ने लिखा है कि 61 लोग थे, 29 मारे गए। किसी ने बोला जी 105 लोग थे, उसमें से 40 मारे गए। सिराजुद्दौला पर आरोप लगाने की कोशिश की गई। बहुत से मतलब इतिहासकार आज भी लिखते हैं इस घटना के बारे में। लेकिन इसी घटना में आप देखोगे, इसी में एक बंदी था हॉलवेल, जो बंगाल का गवर्नर भी बनेगा आगे चल करके, तो वो मैं आपको तब बताऊंगा। उसने इसका जिक्र किया है, हॉलवेल। ये कह रहा होगा भैया बच गया, आज तो बंगाल का गवर्नर बनने का उसका चांस आएगा। ठीक है, तो 1756 में ब्लैक होल घटना हो गई। किसके समय पर? सिराजुद्दौला के समय पर हो गई भैया। तो अंग्रेजों को बड़ा झटका लगा इससे। अंग्रेजों ने बोला भाई सिराजुद्दौला के खिलाफ लड़ना होगा। तो यहीं फिर लड़ा गया था आपका प्लासी का युद्ध। क्या बोलोगे? प्लासी कहां पड़ता है? बंगाल में। प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया? प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को लड़ा गया। कौन कौन लोग हैं इसमें देखेंगे ध्यान से। तो एक तरफ तो सिराजुद्दौला है भैया, एक तरफ कौन है आपका? सिराजुद्दौला। और दूसरी तरफ कौन था आपका? अंग्रेजों की तरफ से क्लाइव, ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से। तो ये सिराजुद्दौला क्या करता है? सिराजुद्दौला का सेनापति भी है इसी युद्ध में, मीर जाफर। क्लाइव का गीदड़ जो है, कौन है सेनापति? मीर जाफर। इसको बोलते क्लाइव का गीदड़। क्यों? क्योंकि इसने क्लाइव से क्या कर ली थी? संधि कर ली थी। अब सिराजुद्दौला को क्या पता था? अपनी सेना लेकर के पहुंच गए, मजबूत सेना। उस समय सेनापति तो मीर जाफर का कंट्रोल ज्यादा था सेना पर। ऐसे युद्ध लड़ रहे हैं, मीर जाफर से कह रहे चलो भैया आगे चल युद्ध में। मीर जाफर डिग ही नहीं रहा, अपनी जगह पर खड़ा है। मीर जाफर हिला भी नहीं। कौन जीतता? तो इसमें ही नाम आता है, इस प्लासी के युद्ध में सबसे बड़ा नाम आता है एक सिराजुद्दौला का खास आदमी और था, मीर मदान। बहुत बेहतरीन तरीके से ये लोग लड़ रहे थे। तो मीर मदान की मौत हो गई, तो उसके बाद में सिराजुद्दौला को भागना पड़ा था। सिराजुद्दौला ने सोचा बेटा मीर जाफर तो डिग नहीं रहा है। वो समझ गया कि मीर जाफर मिल चुका है क्लाइव से, क्लाइव का गिदड़ा बन चुका है। तो मीर मदान की मौत होते ही फिर सिराजुद्दौला भागा। सिराजुद्दौला जब युद्ध स्थल से भाग रहा था तो पीछे पीछे भागा मीर जाफर का बेटा, और भागते भागते के तलवार घुसा दी सिराजुद्दौला के। सिराजुद्दौला मर गया। तो प्लासी के युद्ध में जीत किसकी हुई थी भैया? क्लाइव की। क्यों? किसकी वजह से हुई थी जीत? हुई थी मीर जाफर की गद्दारी की वजह से। किसकी वजह से? मीर जाफर की गद्दारी की वजह से। और बच्चे अंग्रेजों की तो ये सोचो बल्ले बल्ले हो गई। कहते हैं सिराजुद्दौला के शासन का अंत ही ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की शुरुआत थी। क्या बात समझे? सिराजुद्दौला का अंत अंग्रेजों के शासन की शुरुआत था, और प्लासी की लड़ाई ये अंग्रेजों के शासन की शुरुआत मानी जाती है। बक्सर के युद्ध से फाइनली तैयार हो गए, लेकिन शुरुआत किससे की? अंग्रेजी, क्या बोलेंगे? अंग्रेजी शासन की शुरुआत। कौन सा युद्ध माना जाता है? अभी तक व्यापार कर रहे थे, अब ये पॉलिटिकली एक्टिव हो जाएंगे। अंग्रेजी शासन की शुरुआत, एडमिनिस्ट्रेशन से लेकर के सब कुछ अपने कंट्रोल में लेना इसके बाद इन्होंने शुरू किया। तो किस युद्ध को मानते हैं? प्लासी के युद्ध को। या किसके अंत को? किस व्यक्ति के? तो सिराजुद्दौला के अंत को कहा जाता है अंग्रेजी शासन की शुरुआत। बहुत बढ़िया। गुरुजी बाल क्यों कटवा लिया आपने? बेटा मैंने बताया नहीं था, मैंने मन्नत की वजह से बाल बढ़ा रखे थे। मन्नत पूरी होगी तो बाल कटवा लिए, नहीं कटवाते तो फिर क्या पता मन्नत उल्टी चली जाती, जन्नत उल्टी चली जाती। मन्नत पूरी हुई है तो बाल कटवा दिए हैं भाई। चलो, कौन सी वीडियो? सबरी के बेर? अबे यार क्या कहते हो तुम। चलो भाई आगे। तो प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला हार जाता है, और कौन? अंग्रेजों का गीदड़ ही आएगा भाई। नेक्स्ट कौन आया? मीर जाफर। मीर जाफर आया 1757 से लेकर के 1760 तक। कौन आया? मीर जाफर। ठीक है, अंग्रेजों से इसने गुप्त संधि की थी।
अंग्रेजों को इसने 2.25 करोड़ रुपए दिए थे, ये बातें कभी नहीं पूछी जाएंगी, ऐसे लिख लो। तो अंग्रेजों को इसने 2 करोड़ रुपए दिए, है ना, संधि भी कर ली अंग्रेजों से। अंग्रेजों ने सब बोला कि भाई तुझे बंगाल का नवाब बनाएंगे, सिराजुद्दौला को हरवा दे। तो सिराजुद्दौला को हरा दे, लेकिन ये पागल आदमी है, अयोग्य था। अंग्रेजों को ये जानने में देर नहीं लगी कि ये अयोग्य शासक है। तो अंग्रेजों ने इसको हटाया और इसकी जगह इसका दामाद मीर कासिम, मीर कासिम कौन है, ये दामाद है, मीर कासिम को बनाते हैं, बोलते हैं भाई मीर कासिम आएगा 1760 से 63 तक। मीर कासिम कौन है, मीर जाफर का दामाद था। अंग्रेजों से नजदीकी संबंध के चलते हुए इन्होंने क्या बोला, भाई दामाद चतुर है, इसको बना दो। अब दामाद चतुर जब 1760 में गद्दी पर बैठा तो 1760 में ही हुई थी मुंगेर की संधि, जिसमें अंग्रेजों ने इससे तय कर लिया था कि भाई किस तरह प्रशासनिक व्यवस्था रहेगी और किस तरह राजस्व व्यवस्था रहेगी। मुंगेर संधि में तय हो गया। लेकिन कहते हैं कि मुंगेर संधि की जो शर्तें थी वो स्पष्ट नहीं थी, तो ये अपनी अपनी धुन में लग गए। मीर कासिम अपना धन कमाने में लग रहा है, अंग्रेज अपने आप में व्यस्त है। अंग्रेजों को फिर से लगा यार ये तो गलत चुन लिया, चालाक तो है लेकिन ये तो चालाक खुद के लिए चालाक है। अंग्रेजों ने कहा भैया मीर जाफर तू ही आ जा। तो मीर जाफर 2 बार बंगाल का नवाब बना है। कौन, मीर जाफर। फिर से मीर जाफर को बुलाया, मीर जाफर फिर से पुनः 1763 से लेकर के 1765 तक रहा, फिर से आ जाता है मीर जाफर। और यहां याद रख लेना मीर कासिम हो गया 1760 से 63। हाँ एक चीज मिस कर गए हम, मीर कासिम ने जब राजधानी मुंगेर की संधि की तो राजधानी भी तो बदली थी इसने। वेरी गुड, क्या बोलेंगे, मुंगेर की संधि की। और याद रख लेना राजधानी, मीर कासिम की बात बता रहा हूं, राजधानी मुर्शिदाबाद हुआ करती थी ना, राजधानी मुर्शिदाबाद से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क करना। मुंगेर, मुंगेर कहां पड़ता है, बिहार में। मुर्शिदाबाद उधर बांग्लादेश वाली साइड में, ढाका, वो पहले सब बंगाल था ना। राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थापित की। ठीक है भैया जी। अब आ जाता है मीर जाफर, गद्दी पर कौन आ गया, मीर जाफर। तो बड़ी दिक्कत हुई अंग्रेजों को। अंग्रेज क्या कहते हैं, अंग्रेजों को नहीं, सॉरी, अंग्रेजों को तो दिक्कत हुई थी मीर कासिम से, क्योंकि ये चालाक था, अंग्रेजों के हित की बात नहीं कर रहा था। बहुत बढ़िया गुरुजी, उस टाइम इतना पैसा था। बेटा पैसा कुछ ही लोगों के पास होता था उस टाइम, सबके पास नहीं होता था। उस समय बेचारे सब लोग तो खेतीहार लोग थे, जो राजा के नजदीकी लोग थे उनके पास ही धन होता था। 2-4 करोड़ इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। ठीक है। नीतीश चौधरी पूछ रहे हैं सर क्या मैं बिलॉक हूं। हाँ बेटा आप बिलॉक हो, अब हो गए हो। पुष्पावनी कहता हो गोली मारने से पहले कि जी वो मेरे साले को छोड़ दो, क्या तुम्हारा फोन लेट हो गया, गोली तो मार दी भाई। तो अब तुमने ब्लॉक का पूछा तो करवा देंगे, क्या दिक्कत है। अब तक तो नहीं थे, अब हो गए। अरे हुए नहीं हो, करना मत भाई, कभी सच में कर दो। नहीं नहीं अनब्लॉक करो यार, मैं मजाक कर रहा, इतना भी नहीं दिख रहा तुमको। चलो एक बच्चा कह रहा सर जी जाफर आपने गलत लिखा। जी बिल्कुल माफी चाहेंगे, हमारी बिल्ली हम ही को मियाऊं। बहुत शानदार, बहुत अच्छी बात होती है, आप लोग हमेशा ठीक लिखे है ना। तो मीर जाफर को फिर से आ जाता है 1763 से 65 तक। कोई दिक्कत भैया, कौन आ गया फिर से, मीर जाफर। लेकिन अब दिक्कत किसको हुई, क्योंकि हटा किसको दिया, कासिम को। कासिम ने बोला मैं अंग्रेजों से लड़ूंगा, तो यहां होता है फिर बक्सर का युद्ध। क्या हुआ फिर, यहां बक्सर का युद्ध हुआ। बक्सर का युद्ध कब हुआ था भैया, अगर बात करें 22 अक्टूबर 1764 को। ये किसकी वजह से, क्योंकि अब मीर कासिम भड़क चुका है, क्योंकि उसको क्या हटा दिया उन्होंने, बंगाल के नवाब पद से हटा दिया। तो जो योग्य है वो तो लड़ेगा ना। तो मीर कासिम क्या क्या लड़ता है देखेंगे, मीर कासिम ने क्या लड़ा। अच्छा क्वेश्चन बताओ मुझे, आपसे पूछूंगा मैं, जैसे मैंने बोला प्लासी में क्लाइव था, ऐसे मुझे बताओ कि बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों की तरफ से कौन लड़ा था। तो क्या बोलोगे, कौन कौन हो गए बक्सर के युद्ध में। एक पक्ष तो है आपका मीर कासिम, मीर कासिम, और मीर कासिम ने कहा भाई अंग्रेज खून पी रहे हैं, इनको वापस क्यों नहीं भगाते हो।
एक बुला लेता आपका सुजाउद्दौला को, सुजाउद्दौला को चढ़ा लेता। सुजाउद्दौला कहता अच्छा जी हम अंग्रेजों को भगा देंगे, हाँ क्यों नहीं यार, तुम अवध के नवाब हो, हम बंगाल के नवाब हैं। बोला यार दिल्ली वाले को और बुला लो, देखो उसकी सेना ज्यादा है, उस पर ताकत उसके पास है, इसे और मरवाएंगे। शाह आलम द्वितीय, मैंने बताया था ना तीसरा लंबा शासनकाल था 1760 से 1806 तक। शाह आलम सेकंड बोले इसके पास और पहुंच गए, बोले जी आप हमारी मदद करो और अंग्रेजों को हराना है। अब ये सोच रहे हैं अवध मिल गया, इधर बंगाल का नवाब है, इधर दिल्ली का, अंग्रेज क्या बेच रहे हैं, क्यों जी अंग्रेज क्या बेचते हैं, बहुत शानदार, वेरी गुड, गजब गजब गजब, थैंक यू। तो ये तीनों मिल जाते हैं इधर। ये कौन है, बंगाल से है। सुजाउद्दौला कहां से था, अवध का नवाब था, ये अवध का नवाब। शाह आलम द्वितीय कौन है, ये दिल्ली पर मुगल सम्राट था, मुगल सम्राट था। तीनों भिड़ जाते हैं किससे, ईस्ट इंडिया कंपनी से। उसके साथ में जाफर है, और कौन है लीड कर रहा है इधर, हेक्टर मुनरो। हेक्टर मुनरो जीता, कौन, हेक्टर मुनरो जीता। कौन जीता भैया, हेक्टर मुनरो जीत जाता है। मतलब इन तीनों की मिलकर भी हार हो गई। अंग्रेज यार मतलब आधुनिक तरीके से लड़ते थे, बंदूकों से। ये लेके जा रहे हैं, इनको काट दूंगा, 10 को काट दूंगा, 20 को भी काट दूंगा, हलोल बिल्लाल ये करके भाग रहा, तलवार को ले, गोली मारी, लेट गया, आजा बिल्ला इल्ला। तो ऐसे युद्ध थोड़ी लड़े जाते हैं। तो भारतीय राजाओं की कमी थी कि खुद को आधुनिक नहीं कर पाए समय के साथ में। आधुनिक भी किया कुछ लोगों ने, तो उनके साथ धोखाधड़ियां हुई, धोखाधड़ी की लोगों ने, है ना। तो हेक्टर मुनरो फाइनली जीत जाता है। और जब ये जीत गए तो भैया सीधी सी बात है, अब गाज किस पर गिरेगी। जब युद्ध हारे तो मीर कासिम तो भाग गया, मीर कासिम गया गोली चोट, मीर कासिम का कुछ पता नहीं है, ये बेचारे कहां जाएं। ये तो नवाब है अवध के, बड़ी दिक्कत हुई। एक तो हेक्टर मुनरो के नाम के आगे दिल लगा के भेज रहा, जैसे ऐसे समझो उसकी चाची की मोहब्बत हो हेक्टर मुनरो। अब यार अंग्रेज के नाम के साथ में दिल क्यों लगा रहे हो, है भाई। खेती वेती खेत वेत तो नहीं देगा तुम्हें हेक्टर मुनरो, कभी देगा हो परिवार में पहले किसी को। अब यार हर चीज के लिए सिखाने पड़ते हो पगलू से। यहां आओ सामने, क्या बोलेंगे। तो इसके बाद में हुई इलाहाबाद की संधियां। बक्सर युद्ध का परिणाम क्या है, इलाहाबाद की संधियां बहुत इंपॉर्टेंट है भारतीय इतिहास में। इलाहाबाद की संधियां किसके समय पर हुई, ये हुई है नजमुद्दौला के समय पर। बंगाल का नवाब कौन आ गया था 1765 में, नजमुद्दौला। नजमुद्दौला कब से कब तक था नजमुद्दौला, 1765 से 66 तक। इसके टाइम पे हुई इलाहाबाद की संधियां। कितनी संधि हुई, इलाहाबाद की 2 संधि। इलाहाबाद की प्रथम संधि और इलाहाबाद की दूसरी संधि। बोलो भाई, बाद में क्या हुई, इलाहाबाद की दूसरी संधि। हाँ यार दिल लगा के भेज रहा, पता नहीं लड़का था या लड़की, मुझे दिल दिखे। इलाहाबाद की सेकंड संधि। 2 संधि हुई, पहली संधि हुई 12 अगस्त 1765 को, और दूसरी संधि हुई आपकी 16 अगस्त 1765 को। नजमुद्दौला के किसके दौरान हुई थी, बंगाल का नवाब कौन था जब, नजमुद्दौला था। तो पहली संधि जो हुई इस पर सिग्नेचर हुए एक तो क्लाइव के, किसके, क्लाइव के हस्ताक्षर हुए, और पकड़ा गया शाह आलम द्वितीय को। हाँ भाई तू भगाएगा हमें, है भाई मुगल शाह आलम द्वितीय, और तीसरा बंगाल के नवाब नजमुद्दौला के साइन है। इसने कही मुगल सम्राट ने, बाबूजी ना गलती है गई, अब ना है ने की है दोबारा से गलती। चलो तो शाह आलम द्वितीय इन्होंने बोला ऐसा थोड़ी मानोगे। तो यहां क्या हुआ, क्लाइव ने, जो अंग्रेज हैं, अंग्रेजों को क्या मिला, बंगाल, बिहार,
उड़ीसा की दीवानी छीन ली गई इनसे। ये मुगलों के अधीन थी ना पहले, जो मुगलों ने ही तो दी थी इनको, नवाबों को। दीवानी अंग्रेजों को मिली, अंग्रेजों को मिली। शाह आलम से क्या बोला? शाह आलम को 26 लाख रुपए वार्षिक, एनुअली हर्जाना देना होगा। देता रहे भाई, अब वार्षिक हर्जाना देना होगा। ये सोच रहा है यार बेकार ही फंस गया मैं। ठीक है। और ऐसे समझो शाह आलम की गुद्दी पकड़ के सिग्नेचर करवा लिया। तो इतिहासकार कहते हैं कि इलाहाबाद की इस प्रथम संधि को करने में इतना समय लगा जितना समय लगता है एक गधे को खरीदने में। एक गधे को खरीदने में जितना समय लगता है। बहुत बढ़िया। चलो कोई बात नहीं। नीलेश कह रहे हैं गलती हो गई। अच्छा तुम ही थे क्या? तुमने भेजे थे दिल? अरे मैं मजाक में कह रहा हूँ नीलेश, कोई दिक्कत नहीं है मेरे दोस्त, मेरे भ्राता, मेरे अनुज, कोई दिक्कत नहीं है। सखा मेरे, कोई दिक्कत नहीं है। इन्होंने बोला मीर कासिम तो भाग गया, शाह आलम को तो देखो कितना बढ़िया लपेट दिया अंग्रेजों ने। शाह आलम का कर दिया इलाज। अब दूसरा इलाज किसका होना है? अवध के नवाब का। तो यहां भी सिग्नेचर किस किस के बीच हुए? क्लाइव, आ भाई सूजा, तुझे सुझाते हैं। तू कैसा आया अभी बीच में? इसने कही बाबूजी गलती होगी, अब कैसे करोगे? आपने 26 लाख का इंतजाम कर तो लिया। बोला नहीं भाई नहीं, उससे 26 लाख लिए तो तू जो ये उछल रहा ना इलाहाबाद के किले पर, इलाहाबाद का जो किला था ये अधीन था अवध के। इलाहाबाद का किला, बोले ऐसे ही थोड़ी 26 लाख दिए, हंसी उड़ा रहा उसकी। तेरे वाले किले को उसे देते हैं। इलाहाबाद का किला वास्तव में नहीं है, कभी इसे वैसे ही पेश कर रहा हूं मैं। इलाहाबाद का किला शाह आलम को दे दिया। शाह आलम को दिया। एक चीज तो ये छीनी इससे। और क्या बोले इससे? सुजाउद्दौला से इससे बोलते हैं कि 50 लाख रुपए खर्चा दे। इसने बोले बाबूजी किस चीज का खर्चा? बोले 50 लाख खर्चा, बक्सर युद्ध का हमारा नुकसान हो गया इतना। बक्सर युद्ध का, जो बक्सर युद्ध हमने लड़ा। वैसी वो वाली बात होगी, परेश रावल नहीं कहता उसमें वेलकम में। वेलकम में कौन सी मूवी है भाई? रजनीश सो रहा है भाई? रजनीश इधर करियो मुंह मेरी तरफ को। अरे वाह बेटे, ले दी नींद है। क्या कह रहा था मैं, बताना अभी है? सो जा आराम से, कोई बात नहीं। सोया नहीं था रात? सोया नहीं था रात? सोया रात भी, दिन में भी? अच्छा, दिग्विजय सर बनना चाह रहे हो, दिन रात सोना चाह रहे हो? आगे आ जाओ भाई। तो क्या बोला इससे? टोटली 50 लाख रुपए देने की बात कर दी। 50 लाख रुपए देने होंगे भैया। 16 अगस्त 1765 को हुई। सुजाउद्दौला भी फंस गया बेचारा। इसने सोचा कोई दिक्कत नहीं है। और याद रख लेना ये जो नजमुद्दौला है, नजमुद्दौला, नजमुद्दौला को 53 लाख उल्टे दिए थे अंग्रेजों ने। अच्छा जी, ये तो नहीं देते किसी को भी। 53 लाख अंग्रेजों को दिए। ये तो ले ही ले रहे थे तब से, हैं? अंग्रेजों को दिए क्यों? बड़े चालाक। सीधा विरोध नहीं है। ऐसा समझो कि मनमोहन सिंह जी को गद्दी पर बैठ कर पीछे से कार्य करना। दोष आएगा तो मनमोहन सिंह जी पर आएगा। गद्दी पे तो बनाए रखते थे किसी ना किसी को, कंट्रोल इनके हाथ में था। 53 लाख अंग्रेजों ने दिए किस बात के लिए? तो ये दिए इन्होंने निजामत के लिए। किस बात के लिए? निजामत के लिए। निजामत क्या था? निजामत से मतलब था जो आपकी कानून और न्याय व्यवस्था थी, उस कानून और न्याय व्यवस्था पर कंट्रोल ले लिया इन्होंने। क्या थी निजामत? कानून और न्याय व्यवस्था। अब यहां एक बात देखो ध्यान से।
जो इलाहाबाद की संधियां हुई हैं दोनों 12 अगस्त 1765 और 16 अगस्त 1765, जैसे ही दूसरी ट्रीटी साइन हुई इलाहाबाद की, तुरंत ही बंगाल में द्वैध शासन को लगा दिया। द्वैध शासन क्या होता है जी? बंगाल में दो तरह का शासन, एक प्रशासनिक व्यवस्था और एक राजस्व व्यवस्था। पहले तो एक चीज को, आपकी जो राजस्व व्यवस्था थी उसको अंग्रेज संभाल रहे थे, और प्रशासनिक व्यवस्था को कौन देख रहा था? आपका बंगाल का नवाब, क्योंकि आपके नियम कानून सब उसी के अंडर में थे। लेकिन कुछ समय बाद ही उन्होंने फिर क्या कर दिया? नजमुद्दौला को 53 लाख रुपए दे दिए थे और वो भी उससे कंट्रोल में ले लिया। तो याद रख लेना, बंगाल में जो द्वैध शासन चला था वो 7 साल चला था। द्वैध शासन दो तरीके का शासन होता है भैया। कितने तरीका का? दो तरह का। जैसे कंपनी में द्वैध शासन लगा है ना, आपका प्रशासनिक स्तर पर, एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर, और आपका एक था किस पर? राजस्व के लिए। चलो, बंगाल में द्वैध शासन कब से कब तक था? 1765 में लगा था और 1772 तक। ये मैं आगे आपको पढ़ाऊंगा, हेस्टिंग्स जब पढ़ाऊंगा बहुत अच्छे से। लास्ट दो नवाब लिख लो बस। एक था आपका सैफुद्दौला, इसके बारे में कुछ भी नहीं पढ़ना है आपको। सैफुद्दौला, सैफुद्दौला कब से कब तक था? 1766 से लेकर के 75 तक। अंतिम कौन था? अंतिम था मुबारक उद्दौला। मुबारक उद्दौला। और बच्चे कल की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे 1857 का स्वतंत्रता संग्राम, क्या उसके कारण थे। ये अंतिम नवाब है। आशा करूंगा बहुत अच्छे से आप लोगों को समझ में आया होगा। इलाहाबाद का किला किसने बनवाया था? बेटा अकबर वाली मेरी क्लास करना, तब सीखोगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। नजीबुद्दौला को नजमुद्दौला कहते हैं, बिल्कुल ठीक बात है। 1765 से 72 तक। हाय आर यू सर जी, हाउ आर यू? शिवानी जी मैं एकदम ठीक हूं। ठीक है, तो भैया जी बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।